Hello everyone. In this lecture we will study about dynamic programming. So dynamic programming होती क्या है? It's a powerful algorithm designing technique. Okay, ये आप इस वर्ड को लेकर कंफ्यूज ना करें कि डायनामिक प्रोग्रामिंग है। यहाँ कोई प्रोग्रामिंग नहीं हो रही है, ठीक है। हम यहाँ पर अल्गोरिदम डिजाइन कर रहे हैं। ये एक अप्रोच है अल्गोरिदम डिजाइन करने की, ना कि यहाँ पर हम कोई एक प्रोग्रामिंग करने वाले हैं। ओके, सो इट्स इट्स जस्ट बीन कंफ्यूजिंग अ बिट कि हम डायनामिक प्रोग्रामिंग को ये समझ रहे हैं कि यदि यहाँ कोई प्रोग्राम बनाने वाले हैं या कोई लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं। यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी विल डिजाइन एन एल्गोरिदम। ओके, सो ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स है जिनके लिए हम एल्गोरिदम डिजाइन करने वाले हैं? दैट मीन्स इट्स स्पेशली गुड फॉर ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स। ओके, जहां पर क्या करना है, हमें शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट करना है या मिनिमम लेंथ पाथ कैलकुलेट करना है, वहां पर डायनामिक प्रोग्रामिंग है उसका बेटर यूज होता है। ओके, ये जो डायनामिक प्रोग्रामिंग है इट्स अ केयरफुल ब्रूट फोर्स ऑल्सो। अभी केयरफुल ब्रूट फोर्स क्या है? इसका मतलब ये है कि यू आर हैविंग अ प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जो है वट एवर कम्स इन अवर माइंड, दैट मीन्स हिट एंड ट्रायल मेथड का हम इस्तेमाल करेंगे उसको सॉल्व करने के लिए। ओके, इफ समवन आस्क्ड यू दैट दिस इज अ प्रॉब्लम, डू यू हैव अ सोल्यूशन फॉर दैट, विल से नो, we don't have any solution, तो what can we do? We will guess the solution कि हम ऐसा कर सकते हैं या वैसा कर सकते हैं। तो यहाँ डायनेमिक प्रोग्रामिंग में हम वही करने वाले हैं। दैट मीन्स वी विल हैव अ केयरफुल ब्रूट फोर्स। ओके, हम यहाँ हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज कर सकते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है इसको इस तरीके से अप्रोच किया जा सकता है, ये उसके सोल्यूशन हो सकते हैं। ओके, तो ये स्टेप्स हम फॉलो कर सकते हैं। फाइन, तो यहाँ पर आप डायनेमिक प्रोग्रामिंग में ये अप्रोच का यूज कर सकते हैं। देन यहाँ जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी सॉल्व हो सकती है पॉलिनोमियल टाइम के अंदर। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पॉलिनोमियल टाइम के अंदर सॉल्व हो जाने का मतलब क्या है? दैट मीन्स आपको n टू द पावर 1, ओके, इफ n इज द नंबर ऑफ इनपुट्स, तो n टू द पावर 1 में ये सॉल्व हो सकती है। n टू द पावर 2, दैट मीन्स n स्क्वायर के फॉर्म में जो है वो सॉल्व हो सकती है। तो पॉलिनोमियल टाइम के अंदर यहाँ पर जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, रेदर देन वो प्रॉब्लम्स या वो अप्रोच जिनको आप यूज करते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, जहां पर एक्सपोनेंशियल टाइम लगता है। उससे बेटर ये अप्रोच है कि आपको पॉलिनोमियल टाइम के अंदर जो है प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल रहा है। फाइन, तो एक जनरल वे में हम बात करें, डायनामिक प्रोग्रामिंग डीपी दैट इज इक्वल टू द सब प्रॉब्लम्स प्लस रीयूज। अब इसका मतलब क्या हुआ है? देखिए, हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उससे सब प्रॉब्लम्स के अंदर ब्रेक करते हैं, और यहाँ डायनामिक प्रोग्रामिंग में क्या कर रहे हैं कि हम सब प्रॉब्लम्स को रीयूज करेंगे अपने सोल्यूशन के अंदर, ताकि जो है आपका प्रॉब्लम पॉलिनोमियल टाइम के अंदर सॉल्व होके आ जाए। नाउ व्हाट इज दिस मीन्स, क्या कहना चाह रहे हैं हम, अगली लाइन में मैं आपको समझाता हूँ। ये जो डीपी है, इट्स अ वेरी एफिशिएंट वे टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम बाय स्टोरिंग सम ऑफ योर इंटरमीडिएट रिजल्ट्स। ओके, दैट मीन्स क्या हो रहा है कि आपने प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम पे सॉल्व करा, और वो जो सब प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करके रख लिया और उनको स्टोर कर लिया कहीं, ताकि फिर से यदि उस सब प्रॉब्लम का आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर यूज पड़ रहा है, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, उसे फिर से सॉल्व नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, उसे जहां पर स्टोर किया गया था वहां से उठा लेंगे और अपने सोल्यूशन के अंदर ऐड अप कर देंगे। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि ये बोलना चाह रहा है कि इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को आप स्टोर कर लीजिए, ओके, और जब उनकी जरूरत पड़ेगी तो आप अपने सोल्यूशन को उसको ऐड कर देना, वापस से उन्हें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ओके, सो जो डायनामिक प्रोग्रामिंग है, इट वर्क्स वेल व्हेन द एल्गोरिथम इज रिपीटेटिव। रिपीटेटिव मीन्स यहाँ पर कहना चाह रहा है, यदि आपके एल्गोरिथम रिकर्सिव है, ओके, रिकर्सिव एल्गोरिथम है, तो वहां पर डायनामिक प्रोग्रामिंग बहुत अच्छे से काम करती है। फाइन, फॉर एग्जांपल फिबोनाची सीरीज, ठीक है। फिबोनाची सीरीज वी नो दैट कि एक ऐसी सीरीज जहां पर इट्स समथिंग लाइक दिस 1 1 2 3 5। दैट मीन्स यहाँ क्या होता है कि जो थर्ड टर्म होती है, दैट्स सम ऑफ द फर्स्ट या उसकी प्रीवियस टर्म्स का सम, दैट मीन्स 1 + 1 = 2, और ये जो नेक्स्ट टर्म होगी दैट इज द सम ऑफ द प्रीवियस 2। तो इस तरीके से फिबोनाची सीरीज बनती है, इसको अपन आगे पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। ओके, तो एल्गोरिथम वो जो कि रिपीटेटिव है, उसको यहाँ डायनामिक प्रोग्रामिंग के अंदर हम बेटर क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। फाइन, तो 3 स्टेप है डायनामिक प्रोग्रामिंग के लिए टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ओके, दीज आर, फर्स्ट इज द रिकर्शन, दैट मीन्स जो आपकी प्रॉब्लम है वो रिकर्शन की हेल्प से सॉल्व हो जाए। सेकेंड इज द मेमोइज। मेमोइज का मतलब ये है
इट मीन्स टू स्टोर और रिमेंबर, इट डजंट मीन्स मेमोरी। ओके, मेमोरी नहीं है, इट मीन्स टू स्टोर और टू रिमेंबर समथिंग। फाइन, एंड द थर्ड वन इज द बॉटम अप अप्रोच। फाइन, तो ये जो तीन है तरीके जिससे हम क्या कर सकते हैं, डायनामिक प्रोग्रामिंग का यूज करेंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल। यहां पर आपको क्या है, आई हैव गिवन अ फिबोनाची नंबर्स। ओके, सीरीज दे रखी है फिबोनाची की यहाँ पर 1 1 2 3 5 8। जैसा कि मैंने कहा, जो फिबोनाची सीरीज होती है, जो या फिबोनाची नंबर्स होते हैं, उसमें आपका फर्स्ट और सेकंड जो होता है नंबर, दैट इज 1 and 1, और जो नेक्स्ट नंबर आएगा दैट मीन्स थर्ड, दैट इज द सम और द कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रीवियस टू। तो जो 2 आया दैट इज 1 + 1 2 आया है। फिर जो उसकी नेक्स्ट वाली टर्म आएगी वो उसके प्रीवियस 2 के कॉम्बिनेशन के बराबर होगा, दैट मीन्स 1 + 2 = 3। फिर जो नेक्स्ट वाली टर्म आएगी वो उसके प्रीवियस 2 के कॉम्बिनेशन के बराबर होगा, दैट मीन्स 2 + 3 = 5। तो इस तरीके से क्या होगा, ये सीरीज बनती चली जाएगी। फाइन, तो यहाँ पर आपको f1 and f2 = 1, यानी कि पहली जो दो टर्म्स है वो 1 के बराबर है, और जो नेक्स्ट टर्म्स आप कैलकुलेट करने वाले हैं वो कुछ इस तरीके से कैलकुलेट होगी। यदि अपन रिकर्जन का यूज करें तो f of n is equal to f of n - 1 plus f of n - 2। ओके, तो ये जो है और ये जो है, ये दोनों रिकर्सिव कॉल्स हैं। फाइन, तो अब मैंने ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि आपको प्रॉब्लम के अंदर बोला ही ये गया है कि जो नेक्स्ट टर्म आने वाली है वो प्रीवियस दो के सम के बराबर होगी। जो प्रीवियस दो है उन्हें तो कैलकुलेट, मतलब आपको जो है उनकी वैल्यू पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आपने इसी तरीके से ये दोनों रिकर्सिव कॉल्स यहाँ पर बनाए हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो जाके f of n मिलेगा। सो अवर गोल इज टू कंप्यूट f of n। फाइन, तो जो उसकी रिकर्सिव एल्गोरिदम हम पढ़ते हैं वो कुछ इस प्रकार से है। वी हैव डेफिनेशन फिबोनाची n। ओके, दैट मीन्स n टर्म्स तक हमको फिबोनाची सीरीज बनानी है। यदि n = 1 है या n = 2 है, यानी कि n = 1, n = 2, ठीक है, यदि ऐसा है तो हम क्या करेंगे, रिजल्ट 1 डिस्प्ले करवा देंगे। फाइन, दैट मीन्स यदि फर्स्ट टर्म है या सेकंड टर्म है तो आपको रिजल्ट क्या मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है। लेकिन यदि इनसे ज्यादा होती है n की वैल्यू, दैट मीन्स n is 3 और ग्रेटर देन 3, तो क्या होने वाला है, जो रिजल्ट आने वाला है दैट इज फिबोनाची n - 1 प्लस फिबोनाची n - 2। ओके, ये रिकर्सिव कॉल्स की हेल्प से हम क्या करेंगे, रिजल्ट को कैलकुलेट करेंगे एंड विल रिटर्न द रिजल्ट। तो इस तरीके से जो है ये एक रिकर्सिव एल्गोरिथम हमने क्या करी है, बनाई है फिबोनाची की। और यदि हम इसको रिकरेंस की मदद से यदि इसको ड्रॉ करें, इसका यदि आप ट्री स्ट्रक्चर बनाए तो ये कुछ इस तरीके से बनने वाला है। फॉर एग्जांपल हम n = 5 लेकर चल रहे हैं, 5 टर्म्स तक हमको निकालनी है फिबोनाची सीरीज, तो वो इस तरीके से आ जाएगा, फिबोनाची 5, फिबोनाची 4 एंड फिबोनाची 3। ठीक है, इस तरीके से आप ये देखिए यहाँ पर यदि आप फिबोनाची 5 निकाल रहे हैं तो दिस इज फिबोनाची 5 - 1 4, फिबोनाची 5 - 2 दैट इज 3, तो 5 4 5 3। फिर इसको आप और एक्सपांड करेंगे, इसको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये ब्रेक हो जाएगा फिबोनाची 3 फिबोनाची 2 में। फिबोनाची 3 है ये फिब 2 और फिब 1 के अंदर ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, फिब 3 जो है वो फिब 2 और फिब 1 के अंदर ब्रेक हो जाएगा। फाइन, तो इतना जो है आपको यहाँ तक सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका एक रिकरेंस ट्री रिलेशन बन गया। अब यदि मैं इस प्रॉब्लम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं, ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आने वाली है, देखिए ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये तो कांस्टेंट टाइम के अंदर सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, दिस विल टेक थीटा ऑफ 1, दिस विल टेक थीटा ऑफ 1, कांस्टेंट्स हैं सब। रिटर्न रिजल्ट ये भी थीटा ऑफ 1 के अंदर सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये जो टर्म्स हैं ये दोनों रिकर्सिवली सॉल्व होने वाली हैं। ठीक है, तो इनके लिए जो टाइम लगने वाला है दैट इज, इसके लिए टाइम फिब n - 1 के लिए जो टाइम लगेगा दैट इज tn - 1, फिब n - 2 के लिए टाइम लगेगा tn - 2। तो ये दोनों जो है रिकर्सिवली सॉल्व होगी। और यदि अपन फाइनली बात करें कि ये जो रिकरेंस ट्री आपने बनाई है, ठीक है, इसको इस तरीके से रिकर्शन से सॉल्व होना है, तो हम ये जानते हैं कि ये जो लेगा वो एक्सपोनेंशियल टाइम लेने वाला है। दैट मीन्स इट्स इक्वल टू big O of 2 to the power n। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है सॉल्व होने के लिए। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम डायनामिक प्रोग्रामिंग का यूज करने वाले हैं और इसके टाइम को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, अब ये देख लीजिए। सी व्हाट विल डू हियर इज, हम क्या करेंगे, मेमोराइजेशन करेंगे। ओके, और फिबोनाची का हम मेमोराइज सॉल्यूशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको मेमोराइज का बताया जस्ट प्रीवियसली कि यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, मेमोराइज मीन्स आइदर टू स्टोर और टू रिमेंबर समथिंग। ओके, तो उसका सोल्यूशन कैसे बनने वाला है,
वी विल क्रिएट एन अरे, दैट इज मेमो के नाम से एक अरे क्रिएट कर रहे हैं हम, और इसकी जो लेंथ होगी, यदि आप n टर्म्स तक फिबोनाची को कैलकुलेट करने वाले हैं तो मेमो की आप लेंथ ले लीजिए n+1। ठीक है, इसका जो साइज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, n+1 हो जाएगा। ठीक है, और हम ये क्यों लेकर चल रहे हैं, हम इसलिए लेकर चल रहे हैं कि जो भी हम फिबोनाची सीरीज के रिजल्ट्स आएंगे, इंटरमीडिएट रिजल्ट्स आएंगे, उसको इसके अंदर क्या करते चले जाएंगे, स्टोर करते चले जाएंगे। इसलिए मैंने क्या करा है, एक अरे बनाया है यहाँ पर मेमो के नाम से, और इसके अंदर हम रिजल्ट्स को स्टोर करेंगे। फाइन, तो यदि मैं इसकी पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग की बात करूं, ठीक है, या मैं कहूं इट्स नॉट प्रोग्रामिंग, ये तो यदि आप इसका कोड देखें, एल्गोरिदम के फॉर्मेट में देखें, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से होगा। वी आर डिफाइनिंग फिब एन मेमो। ओके, इफ मेमो एन इज नॉट इक्वल टू नल। ओके, तो हमने क्या कर रखा है, एक अरे बनाया है। अरे के अंदर आप क्या कर रहे हैं, एन टर्म्स तक आपको कैलकुलेट करना है। ओके, और मेमो आपने अरे बनाया है। यदि इस अरे के अंदर आपके पास ऑलरेडी वैल्यू मौजूद है, मेमो एन नॉट इक्वल टू नल का मतलब ये है कि इफ दिस अरे ऑलरेडी कंसिस्ट दैट वैल्यू, ओके, देन वी रिटर्न मेमो एन। ओके, इसको हम रिटर्न करवा देंगे। और ऐसा नहीं है तो इफ n इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 2 रिटर्न 1, यानी कि ये जो कोड है वो सेम है जैसा कि आपने पहले लिखा था। एल्स रिजल्ट इक्वल टू फिब n-1 मेमो फिब n-2 मेमो। ओके, अब ये जो है ये पूरा की पूरा कोड सिमिलर है प्रीवियस के जैसा कि आपने यूज करा था, बस उसमें चेंजेस क्या आ गए हैं, क्योंकि हमने जो फंक्शन लिया है वो फिब n मेमो लिया है। यानी कि मेमो क्या है, अभी एक अरे है। ठीक है, इनिशियली आपने क्या करा, एक एम्प्टी अरे लेकर चला। इफ n इक्वल टू 1 है या n इक्वल टू 2 है, देन वी आर रिटर्निंग व्हाट 1, यानी कि फिब 1। यदि n की वैल्यू 1 है मेमो, तो हम क्या करने वाले हैं, मेमो के अंदर 1 को स्टोर करा देंगे। इफ n की वैल्यू 2 है यानी फिब 2 है मेमो, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर भी 1 स्टोर करा देंगे। अब यदि ऐसा होता है कि n की वैल्यू 3 होती है, 3 से बड़ी होती है, तो हम क्या करने वाले हैं, वी विल व्हाट विल डू, फिब n-1 मेमो प्लस फिब n-2 मेमो, ये रिकर्सिवली कॉल होगा। ठीक है, और रिकर्सिवली कॉल होने पर क्या होने वाला है, यहां पर वैल्यू देखी जाएगी, व्हाट इज फिब, जैसे हम n इक्वल टू 3 ले रहे हैं तो फिब 3-1 2 मेमो। ओके, एंड फिब 3 दिस इज 3-1 2 एंड दिस इज 3-2 1 फिब 1 मेमो। ओके, तो फिब 2 मेमो इसकी वैल्यू जो है वो 1 है, फिब 1 मेमो इसकी वैल्यू 1 है, तो 1 + 1 क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। वो ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि हमने इसकी और इसकी वैल्यू ऑलरेडी क्या कर रखा था, ये जो आपने अरे बनाया है मेमो के नाम से उसमें स्टोर कर रखी थी, दैट मीन्स 1 and 1, ये यहाँ वैल्यू स्टोर थी, तो आपको इस प्रकार से क्या मिल गया, रिजल्ट मिल गया। फाइन, ये ईजी हो गया। और आप यदि प्रीवियसली देखें, यदि रिकर्शन की हमने जो एल्गोरिथम बनाई थी और ट्री स्ट्रक्चर में यदि हम उसका एक्सप्लेनेशन देखें, तो यहाँ फिब 3 है। ठीक है, फिब 3 यहाँ भी आ रहा है। ओके, यानी कि यहाँ भी ये कैलकुलेट होगा और यहाँ भी ये कैलकुलेट होगा, दैट मीन्स ट्वाइस कैलकुलेट हो रहा है। ओके, उसी तरीके से फिब 2 यहाँ भी आ रहा है, फिब 2 यहाँ भी आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ भी इसको ट्वाइस कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, और फिब 2 फिर यहाँ पे आ रहा है, फिर ये एक बार और कैलकुलेट हो जाएगा, फिब 1 यहाँ आ रहा है, फिब 1 यहाँ आ रहा है, ये फिर से कैलकुलेट हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, एक ही सब प्रॉब्लम को मल्टीपल टाइम्स जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये तो प्रॉब्लमेटिक है। इसी कारण हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो एक्सपोनेंशियल आ रही है। तो बेटर क्यों ना ऐसा हो कि यदि वन टाइम, यदि आपका रिकरेंस या रिकर्सिव कॉल आ रहा है, यदि वन टाइम आ रहा है तो उसको अपन सॉल्व करते हैं, और यदि मोर देन टाइम्स आ रहा है वाला, तो उसकी वैल्यू अपन क्या करते हैं, मेमो के अंदर अरे जो बनाया है उसके अंदर क्या करते हैं, स्टोर कर दें, और जब भी हमें जरूरत पड़े वहां से पिकअप कर लेंगे। ठीक है, तो वही हमने मेमो सोल्यूशन के अंदर करा है। ठीक है, मेमो सोल्यूशन में यही है कि आपने मेमो नाम का एक अरे बना दिया, उसके अंदर पहली जो 2 वैल्यूज है वो आपने फिबोनाची सीरीज की स्टोर कर दी हैं, और जैसे जैसे कॉल्स आगे बढ़ रहे हैं वो वैल्यू वहां से मेमो से पिक कर रहा है। ओके, और एट द लास्ट जो भी n की वैल्यू है वो आप क्या करेंगे, रिजल्ट के स्टोर करके यहाँ पर सेव कर देंगे, जस्ट रिटर्न द रिजल्ट। ओके, फाइन।
तो यहाँ पर हो क्या रहा है, फिब एन ओनली रिकर्स द फर्स्ट टाइम, ठीक है। यदि पहली बार यदि आ रहा है तो ही रिकर्शन होगा, और उसके बाद बिल्कुल भी क्या होगा, रिकर्शन नहीं होगा, ठीक है। मेमोइज कॉल्स कॉज इट विल टेक द कांस्टेंट टाइम, बाकी के लिए क्या करेगा, कांस्टेंट टाइम लेगा, या एक्सपोनेंशियल टाइम लेने की जरूरत पड़ेगी नहीं इसको, ठीक है। फाइन, समझ में आया। तो ये जो है आपका, हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लें। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी यहाँ पर, दैट इज Tn इज इक्वल टू कॉल्स इनटू टी। ओके, कॉल्स इज द नंबर ऑफ टाइम्स द फिब इज कॉल्ड, एंड टी इज द टाइम टेक्स फॉर एग्जीक्यूशन ईच टाइम। ओके, मतलब जैसे जैसे आप कॉल करेंगे, जितनी बार आप कॉल करेंगे उसमें कितना टाइम लग रहा है, उसको आप क्या कर रहे हैं, टी से डिनोट कर रहे हैं। सो टी इज द टाइम इट टेक्स फॉर द एग्जीक्यूशन ईच ड्यूरेशन, एंड कॉल्स इज द नंबर ऑफ टाइम्स द फिब इज कॉल्ड। ओके, अब जरा हम एक बार इस अप्रोच को देख लें। ओके, ये जो आपने करा है फिब एन मेमो, ये एक बार तो कॉल होगा यहाँ पर। ओके, इट विल बी कॉल वंस। फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ आप देखें, ये आपकी कांस्टेंट टाइम चलेगी, एल्गोरिदम के हिसाब से ये कांस्टेंट टाइम होगा, इसको भी कांस्टेंट टाइम होगा, ठीक है। ये भी यदि n इक्वल टू 1 है, n इक्वल टू 2 है, तो ये भी कांस्टेंट टाइम चलने वाला है, रिटर्न में ये भी कांस्टेंट टाइम चलने वाला है, कांस्टेंट टाइम हो गया। ओके, नाउ अब यहाँ पर क्या हो रहा है, रिकर्जन फॉलो अप हो रहा है, ठीक है। अब रिकर्शन, क्योंकि जैसा बोला गया है, इफ एफ ऑफ एन ओनली रिकर्स द फर्स्ट टाइम इट इज कॉल्ड, यदि पहली बार कॉल हो रहा है तो ये रिकर्जन होगा, नहीं तो रिकर्जन नहीं होने वाला है, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, ये जो है ये दोनों रिकर्सिव कॉल्स हैं। तो रिकर्सिव कॉल एक बार यहाँ पर चल रहा है, रिकर्सिव कॉल एक बार यहाँ पर चल रहा है, रिकर्सिव कॉल एक बार यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। तो ये जो रिकर्सिव कॉल्स हैं ये कितनी बार चलेंगे, दिस विल बी कॉल्ड फॉर n टाइम्स, एंड दिस विल ऑल्सो बी कॉल्ड फॉर द n टाइम्स, ये n टाइम्स चलने वाले हैं एट मोस्ट, ठीक है। और एक बार ये पहले रिकर्सिव कॉल, एक बार तो हम फंक्शन को कॉल कर चुके हैं, ठीक है। तो n टाइम्स ये चलने वाला है, n टाइम्स ये चलने वाला है, एक बार ये चलने वाला है, तो टोटल कितने चलने वाले हैं, ये 2n + 1 टाइम्स ये जो है रिकर्सिव कॉल्स चलने वाले हैं। ओके, और रिमेनिंग जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो सब कांस्टेंट टाइम चलने वाली है, ठीक है। ओके, ये सब, ये भी कांस्टेंट रहेगा, ये भी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो रिमेनिंग स्टेटमेंट्स कांस्टेंट टाइम चल रही है, रिकर्सिव कॉल 2n + 1 टाइम्स चल रहे हैं। तो ओवरऑल जैसे कि आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लें तो क्या आने वाला है, Tn is less than equal to 2n + 1, that means the number of times execution, number of times the fib is called, ठीक है। तो ये 2n + 1 टाइम्स कॉल होने वाला है, और t is the time takes for the duration, ये big of 1 लेने वाला है। और big of 1 क्यों लेने वाला है, अब ये देख लीजिए, 2n + 1 टाइम्स तो रिकर्सिव कॉल्स तो चल ही रहे हैं, ठीक है। ये तो 2n टाइम्स चल रहे हैं, लेकिन ये एक्सपोनेंशियल पर नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे हैं, वो इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि जैसे कि आप ये देखें, आप फिब ऑफ 3 कैलकुलेट करने वाले होंगे, तो ये क्या करेगा, 1 फिब ऑफ 1 मेमो, फिब ऑफ 2 मेमो से उसकी वैल्यू उठा लेगा। फिब ऑफ 4 मेमो कैलकुलेट करने वाले हैं, तो फिब ऑफ 2 मेमो, फिब ऑफ 3 मेमो की वैल्यू कहां से, मेमो से उठा लेगा, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, जो प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में आपने डिवाइड करा है उसे वापस से सॉल्व नहीं कर रहा है, ये एक ही बार सॉल्व करके मेमो को स्टोर करके और वहां से पिकअप कर रहा है। इसलिए जो है आपको यहाँ पर जो टाइम लग रहा है वो कांस्टेंट टाइम लग रहा है, ठीक है। यहाँ आपको कांस्टेंट टाइम मिल गया। तो फाइनली आप यहाँ देखिए, इनकी बात करें तो यहाँ Tn इज इक्वल टू बिग ऑफ 2n + 1, और यदि आप कांस्टेंट टर्म्स हटा दीजिए यहाँ पर, तो आपको कॉम्प्लेक्सिटी मिल रही है बिग ऑफ n, विच इज वेरी वेरी लेस देन बिग ऑफ एक्सपोनेंशियल, दैट इज 2 to the power n। तो हमने क्या कर लिया, टाइम काफी हद तक सेव कर लिया। फाइन, अब यहां हम देखिए जो फिलिंग अप हो रही है, आप अरे की फिलिंग अप देख लीजिए। फिलिंग अप हो रही है, कहां से हो रही है, लेफ्ट टू राइट से हो रही है। आपने 1 1 ये आपने फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन पर फिल कर दिए हैं, और बाकी जो भी एलिमेंट्स आप निकाल रहे हैं वो कैसे निकाल रहे हैं, इस डायरेक्शन, दैट मींस लेफ्ट टू राइट फिलिंग कर रहे हैं। तो बार बार हम रिकर्सिव कॉल करके इसको फिल कर रहे हैं इस अरे को, तो रिकर्जन में अरे को फिल करने से बेटर है व्हाई डोंट वी यूज सम स्क्रैच टेक्निक, ठीक है। तो इससे बेटर टेक्निक ये होगी, जैसा कि हम पढ़ते हैं कि यदि आप अरे के एलिमेंट्स को फिल कर रहे हैं तो हम लूप वगैरह लगा लेते हैं, वो इससे और बेटर होता है, ठीक है। हम रिकर्सिवली अरे के एलिमेंट्स फिल करने से बेटर ये है कि हम लूप करके जो है अरे के एलिमेंट्स को फिलअप करते हैं, ये इजी और बेटर वे है। उसी को ध्यान में रखते हुए जो है योर नेक्स्ट थिंग इज द बॉटम अप अप्रोच। ओके, उसके लिए आपकी क्या है, बॉटम अप अप्रोच आई है। तो बॉटम अप अप्रोच की हेल्प से यदि मैं फिबोनाची का सोल्यूशन बनाना चाहूं तो वो कैसे बनेगा, वो कुछ इस तरीके से बनेगा, डेफिनेशन फिब बॉटम अप एन। ओके, और इफ n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, ये सेम है, ठीक है, रिटर्न 1। नाउ वी विल डिफाइन एन अरे। वहां पर हमने क्या करा था, मेमो बनाया था,
ओके, मेमो नाम का एक अरे बनाया था। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ भी एक अरे बना रहे हैं, हम बॉटम अप के नाम से एक अरे बना रहे हैं। बॉटम अप इक्वल टू न्यू इंट n प्लस वन, दैट मीन्स उसका जो साइज होगा n प्लस वन होगा। ओके, यदि आपका n एलिमेंट्स तक आपका फिबोनाची का सीरीज है तो n प्लस वन साइज का हम क्या करेंगे, बॉटम अप के नाम से एक अरे बना रहे हैं। ठीक है, बॉटम अप वन इक्वल टू वन एंड बॉटम अप टू इक्वल टू वन, यानी कि पहली और जो दूसरी पोजिशन हैं, यहाँ फिर मैं आपको अरे बना के बताता हूँ, इसको हटा दीजिए। पहली और जो दूसरी पोजीशंस पर है, हम क्या कर रहे हैं, उसके अंदर वन वन को क्या करा रहे हैं, स्टोर करा रहे हैं। ठीक है, और रिमेनिंग के लिए आपको फ्रॉम थर्ड ऑनवर्ड्स, फ्रॉम थ्री ऑनवर्ड्स टू एन, हम क्या करने वाले हैं, लेट्स सी, फ्रॉम आई टू एन, what we will do, bottom up I is equal to bottom up I minus 1 plus bottom up I minus 2. So what we are doing here is, जो 3 आएगा, I equal to 3 है, that is equal to bottom up I minus 1, that is 2, and bottom up I minus 2, that is 1. तो इसकी और इसकी वैल्यू ऑलरेडी 1 है, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और वो 3 या थर्ड पोजीशन पर क्या हो जाएगा, प्लेस हो जाएगा, एंड विल रिटर्न द बॉटम अप। ये कितना इजी तरीका हो गया, बजाय हमें रिकर्जन का यूज करने के हमने लूप लगा लिया और अपनी प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, और यदि हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, अगेन इट्स कमिंग टू बी बिग ऑफ एन। व्हाई इट्स कमिंग टू बी बिग ऑफ एन, दैट मीन्स यहाँ वहां भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वही आ रही है और यहाँ भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वही आ रही है। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यदि देख लें हम, तो ये भी कांस्टेंट टाइम चलने वाला, ये भी कांस्टेंट टाइम चलने वाला, ये भी कांस्टेंट टाइम चलने वाला, सब कांस्टेंट टाइम चलने वाला है यहाँ तक। ठीक है, और यहाँ इस लूप की बात करें तो ये 3 to n चलने वाला है, दैट मीन्स ये n माइनस 2 टाइम्स चलेगा, ये n माइनस 2 टाइम्स चलेगा, तो ये भी स्टेटमेंट n माइनस 2 टाइम्स चलेगी। ये जो है कांस्टेंट टाइम चलने वाला है। ठीक है, तो यदि हम ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो दिस विल रिजल्ट इनटू सम बिग ऑफ n एंड समथिंग कांस्टेंट। ओके, तो इसको फाइनली हम रिप्लेस कर देंगे, बोल देंगे ये हो जाएगा बिग ऑफ n। तो यहाँ पर भी कॉम्प्लेक्सिटी वही आ रही है जो आपकी वहां पर आ रही थी मेमोराइजेशन के अंदर, बट ये बेटर है क्योंकि हमें बार बार रिकरेंस का यूज नहीं करना पड़ रहा है। वो क्यों बेटर हो जाएगी, वाई, इफ द वैल्यू ऑफ n इंक्रीजेस, यानी आप 30, 50, 100, 1000 तक यदि n की वैल्यू करते हैं, तो वहां पर रिकर्जन को बार बार कैलकुलेट करने के लिए जो है इशू आ सकता है। इट में रिजल्ट इन एरर और इट में रिजल्ट सम वार्निंग। ओके, ये आप जब प्रोग्राम या कोडिंग करेंगे तो आपको वहां पर पता चलेगा। लेकिन यदि आप बॉटम अप अप्रोच का यूज करते हैं तो वहां आपको यदि हायर वैल्यूज ऑफ n भी होती है तो प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, तो हम बॉटम अप का यूज कब कर रहे हैं, जब हमें रिकर्जन करना प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, क्योंकि वो आपको बेटर रिजल्ट देता है फॉर द लार्जर वैल्यूज ऑफ n ऑल्सो। फाइन, सो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ dynamic programming. In the next lectures we will study more about this. Thanks for watching.